हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक मेहता स्कूल डिजिटल क्लासेज। देखो, लाइट वाला चैप्टर हमने चालू कर दिया था। लाइट वाले चैप्टर में हमने प्लेन मिरर की स्टडी कर ली थी। दर्पण मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक समतल दर्पण और एक होता है गोलीय दर्पण। तो समतल दर्पण के बारे में हमने टोटल स्टडी कंप्लीट कर ली। आज की जो क्लास रहेगी वो है मिरर का सेकंड पार्ट। और कौन सा मिरर है? स्फेरिकल मिरर, यानी कि गोलीय दर्पण। अब देखो, गोलीय दर्पण क्या चीज है। जैसे आपने समतल दर्पण के लिए पढ़ा था ना कि समतल दर्पण किसे कहते हैं, समतल दर्पण में कौन कौन से गुण होते हैं, समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंबों का निर्माण कैसे होता है, वही सारी चीजें इसके लिए पढ़नी है कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं ये। और इसके टाइप भी है, ध्यान रखना इस चीज का। गोलीय दर्पण के प्रकार भी है, जबकि समतल दर्पण के प्रकार नहीं थे। तो गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण के गुण क्या है, गोलीय दर्पण है जो उससे प्रतिबिंबों का निर्माण कैसे होता है, वो सब हम आज की क्लास में डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करें इसके डेफिनेशन की। देखो, समतल दर्पण कैसा दर्पण था जिसका परावर्तक पृष्ठ या परावर्तित सतह कैसी थी? बिल्कुल प्लेन। एक ऐसा मिरर जिसकी रिफ्लेक्टेड सरफेस बिल्कुल प्लेन थी। लेकिन यहां पर थोड़ा सा चेंज है। चेंज ये है कि वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ या परावर्तित सतह गोल हो, वक्रित हो। अब वो अंदर की तरफ वक्रित हो या बाहर की तरफ। तो देखो, वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोल हो, वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोल हो, गोलीय दर्पण कहलाते हैं। गोलीय दर्पण कहलाते हैं। ठीक है। अब देखो, जो गोलीय दर्पण है वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोल हो। अभी ये जो डेफिनेशन है ना, इसको मैं समझ में आ जाएगी, मतलब जैसे आप पढ़ोगे ना, धीरे धीरे पढ़ते जाओगे ना आगे, ये समझ में आता जाएगा। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो। अब दो कौन कौन से होते हैं सुनो। एक तो है अवतल दर्पण, एक तो अवतल दर्पण, और एक है उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर, और एक है कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दो प्रकार के होते हैं। सुना होगा नाम आपने, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। 8th क्लास में भी पढ़ चुके हैं थोड़ा बहुत इनके बारे में। तो देखो, अवतल दर्पण कौन सा होता है और उत्तल दर्पण कौन सा होता है वो भी जान लो आप, और गोलीय दर्पण की डेफिनेशन भी उनमें शामिल हो जाएगी। तो देखो, जैसे मान लो ये दर्पण है, ये दर्पण है, ऐसे घूम रहा है ना दर्पण। ध्यान रहे आपको ऐसे घुमाना है, ये दोनों पॉइंट बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में आने चाहिए। ऐसा नहीं है आपने इसको इतना बढ़ा दिया, ये गलत है। ये इसके बराबर में ही आना चाहिए ऐसे। ये दर्पण है, इसके मैंने इस तरफ क्या कर दिया? कलर कर दिया। इसके इस तरफ क्या कर दिया मैंने? कलर कर दिया ऐसे। अब इसके इस तरफ जैसे समतल दर्पण के एक तरफ कलर किया था ना, तो ये समतल नहीं है, इसको मैंने घुमा दिया। ये गोल है, गोल, तो इसको घुमा दिया ना ऐसे, ऐसे घूमने। अब इसके कलर कर दिया, तो इधर तो प्रकाश की किरण आ ही नहीं सकती। कलर जिस तरफ कलर होता है उस तरफ प्रकाश की किरण नहीं आ सकती। प्रकाश की किरण किधर से डालोगे? इधर से। तो ये परावर्तक पृष्ठ है। ये क्या है? परावर्तक पृष्ठ, मतलब परावर्तित सतह। ओके। एक तो ये दर्पण है और एक ये दर्पण है ऐसे। ये दोनों लाइन एक सीधी। अब की बार इसमें मैंने ऐसे कलर किया, इस तरफ ऐसे कलर किया, तो ये क्या हो गया? परावर्तक पृष्ठ। ये क्या हो गया? परावर्तक पृष्ठ, यानी कि परावर्तित सतह, रिफ्लेक्टेड
सरफेस। अब देखो दो दर्पण मैंने तुम्हारे सामने बना रखे, फिर आप इनमें फर्क क्या है? इनमें फर्क है परावर्तित सतह का। किसका फर्क है? परावर्तित सतह का। तो ये देखो ये जो गोली, ये दोनों गोली दर्पण है, दोनों स्फेरिकल मिरर है। ये अब जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ वक्रित हो, मैं क्या बोल रहा हूं नोटिस करना ध्यान से, जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ वक्रित हो, तो इसका परावर्तक पृष्ठ तो यही है। परावर्तक पृष्ठ मतलब जहां से आपतित किरणें आकर, जहां पर आपतित किरणें आकर गिरने वाली है, तो परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ वक्रित है ना। देखो ऐसे अंदर की तरफ एक गड्ढा बना हुआ ना, अंदर की तरफ घूम रहा है, वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ और परावर्तित सतह अंदर की तरफ क्या होती है? वक्रित, अंदर की तरफ गड्ढा बनाओ, वह दर्पण होता है अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण होता है? तो ये जो डायग्राम है वो किसका है? अवतल दर्पण। आप ऐसे भी अवतल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉनकेव। तो केव का मतलब क्या होता है? केव का मतलब होता है गुफा। गुफा होती है ना, जैसे शेर की गुफा या अंदर कोई गुफा बनी होती है पहाड़ के अंदर, ऐसे गुफा, तो गुफा अंदर की तरफ बनी होती है ना, तो वैसे लॉजिक पकड़ लेना, केव का मतलब गुफा, अंदर की तरफ ऐसे गुफा बनी है। तो कौन सा दर्पण हो गया? अवतल दर्पण। दूसरा आपको याद नहीं करना, दूसरा कौन सा बच गया? उत्तल बच गया। तो देखो उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ वक्रित हो, वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ वक्रित हो, वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर निकला होता है। ये अंदर जा रहा है और ये बाहर आ रहा है। मतलब क्या अंदर जा रहा है, क्या बाहर आ रहा है? परावर्तक पृष्ठ। अंदर कौन जा रहा है? परावर्तक पृष्ठ। बाहर कौन निकल रहा है? परावर्तक पृष्ठ। ठीक है, जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित हो, जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित हो। ये लो, तो ये कौन सा दर्पण हो गया? उत्तल। ये कौन सा दर्पण हो गया? उत्तल दर्पण। देखो तो दो दर्पण है, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। समझ गए होंगे। अब आपको क्या करना है? देखो स्टूडेंट्स, जब एग्जाम का टाइम होता है ना, जब एग्जाम में आप क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड, अवतल दर्पण वाला उत्तल, तो आप भूल जाते हो, कंफ्यूज हो जाते हो, इसको उत्तल बताओगे, इसको अवतल बताओगे। तो सबसे बेटर तरीका है, सबसे अच्छा, कोई ट्रिक व्रिक कोई लॉजिक नहीं लगाना, ढंग से एक दर्पण को याद कर लो। बस इतना माइंड में बिठा लो कि मेरे को इतना पता है कि जो अंदर की तरफ वक्रित होता है ना, अंदर की तरफ वक्रित होता है, वो अवतल दर्पण होता है। दूसरा याद नहीं करना, उसका उल्टा कर लो तो बचा कौन सा? उत्तल बचा। या फिर उत्तल को याद कर लो, जो बाहर की तरफ वक्रित होता है, कौन सा दर्पण होता है? उत्तल। तो दूसरा कौन सा बच गया? अवतल। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि बताओ ये कौन सा दर्पण है? ये कौन सा दर्पण है? अब कई स्टूडेंटों के दिमाग में आ रहा है और आ भी गया होगा कि सर उत्तल दर्पण है, जबकि उत्तल कैसे हुआ? ये अवतल भी तो हो सकता है ना। तो जब तक मैं कलर नहीं करूं एक सतह पर, जब तक परावर्तक पृष्ठ डिसाइड नहीं हो जाता, आप कह ही नहीं सकते कि उत्तल है या अवतल। हाँ, इसको ऐसे बोल सकते हो, सर ये गोलीय दर्पण है, ये गोलीय दर्पण है। अब कहीं इसको उत्तल समझ रहे हैं, इसको मैं अवतल भी तो बना सकता हूं। अवतल कैसे बना सकता हूं? ये लो, इधर कलर कर दो, ये और ये सेम है। जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ हो, यही तो है परावर्तक पृष्ठ, जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ हो, वो कौन सा दर्पण होता है? अवतल। लेकिन ध्यान रखना, अवतल दर्पण हमें ऐसा नहीं बनाना है। अवतल दर्पण हमें ऐसा ही बनाना है। क्यों? कोई बोला कि सर ऐसा क्यों? ये भी तो सही है, ये भी तो अवतल है। बिल्कुल सही है, लेकिन ये जो रे ऑप्टिक्स वाला चैप्टर है आपका, जो प्रकाशिकी वाला चैप्टर है, उसके नियम के अनुसार परावर्तक पृष्ठ हमेशा बाईं तरफ होना चाहिए। परावर्तक पृष्ठ हमेशा बाईं तरफ, क्योंकि प्रकाश की किरणें किधर से गिरने वाली है? बाईं तरफ। तो वस्तु किधर रखी हुई है? बाईं तरफ। ये अभी से आप नोटिस कर लो, ये फिजिक्स का नियम है इस चैप्टर के लिए कि वस्तु दर्पण के हमेशा बाईं तरफ रखी जाती है। बस वस्तु दर्पण के हमेशा बाईं तरफ। तो परावर्तक पृष्ठ किस तरफ आना चाहिए? बाईं तरफ। इसमें भी परावर्तक पृष्ठ बाईं तरफ है, इसमें भी परावर्तक पृष्ठ बाईं तरफ। अगर आप ये अवतल दर्पण मानते हो तो इसमें तो परावर्तक पृष्ठ किस तरफ हो गया? दाईं तरफ। प्रकाश की किरणें इधर से आएगी,
आ सकती है, लेकिन नियम के अनुसार ये चीज क्या हो गई, गलत हो गई। समझ में आ गया? तो ये अवतल उत्तल तो हमने पढ़ लिया कि ये अवतल दर्पण है और ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। देखो अब क्या करना हमें, अब हमें दर्पण की शब्दावली पढ़नी है। शब्दावली से मतलब ये है इन दोनों दर्पणों के लिए हमें बहुत सारे बिंदु क्लियर करने हैं कि दर्पण का ध्रुव कौन सा होता है, दर्पण की त्रिज्या कहाँ पर है, दर्पण का व्यास क्या है, दर्पण का मुख्य फोकस कहाँ पर है, वक्रता केंद्र कहाँ है, वक्रता त्रिज्या कहाँ है, फोकस दूरी कहाँ है, नॉर्मल त्रिज्या कहाँ पर है। ठीक है, ये सब चीजें हमें क्या करनी है, कंफर्म करनी है। तो ध्यान से देखना, देखो आगे बढ़ते हैं। और ये जो पॉइंट मैं पढ़ाने जा रहा हूं ना, ध्यान रखना दोनों दर्पणों के लिए सेम है, इनमें कोई चेंज नहीं है। चाहे एक कोई से भी एक दर्पण के लिए पढ़ लो आप, दोनों के लिए समान होते हैं। अभी पढ़ोगे ना तो समझ में आ जाएगा। देखो तो स्टार्ट करो। दर्पण की शब्दावली, दर्पण की शब्दावली, गोलीय दर्पण की, सॉरी गोलीय दर्पण की शब्दावली। देखो पहले एक काम करते हैं, दोनों में से कोई सा भी एक दर्पण बना लेते हैं। तो अवतल दर्पण ले लेते हैं, तो ये अवतल दर्पण है। और ये एक तरफ क्या कर दिया, कलर कर दिया ऐसे। और ये हो गया परावर्तक पृष्ठ। क्या हो गया ये, परावर्तक पृष्ठ। देखो ये दर्पण है, तो सबसे पहला पॉइंट है, इस दर्पण का मध्य बिंदु कहां पर है, ये रहा। इस दर्पण का मध्य बिंदु ये है। तो दर्पण के मध्य बिंदु को बोलते हैं दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव, ध्यान रखना जो शब्दावली पढ़ा रहा हूं ना मैं, अब जो दर्पण का ध्रुव है वो अवतल उत्तल दोनों में समान है। ये जो गुण चलेंगे ना, ये जो शब्दावली चल रही है दोनों दर्पणों के लिए सेम है, बस एक जगह थोड़ा सा फर्क आएगा, वो बता दूंगा। तो पहला पॉइंट है शब्दावली का, दर्पण का ध्रुव, इंग्लिश में पोल बोलते हैं इसको। तो देखो ये दर्पण का ध्रुव है, दर्पण का ध्रुव। तो इसको हम P से डिनोट कर सकते हैं। किससे डिनोट कर सकते हैं, P से। लेकिन देखो एनसीईआरटी इस चीज को P से डिनोट करती है, राजस्थान बोर्ड में तुम्हारी बुक के अंदर इसको O से बता रखा। O मतलब ओरिजिन पॉइंट है, ये मुख्य बिंदु यहाँ पर। तो हमें भी किससे बताना है, O से। दर्पण के ध्रुव को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, O से। आप चाहो तो P भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ये हो गया दर्पण का ध्रुव। अब देखो कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। अब क्या करना है, इस अवतल दर्पण पर अनंत से प्रकाश की किरणें डालो। इस दर्पण पर अनंत से प्रकाश की किरणें डालनी है। और प्रकाश की किरणें किससे आती है, वस्तु से आती है। इसके ऊपर प्रकाश की किरणें डालो और ये देखो कि प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है। जहां पर प्रतिबिंब बनेगा ना, वो कहलाएगा दर्पण का मुख्य फोकस। दर्पण का मुख्य फोकस। तो देखो जैसे मान लो ये एक प्रकाश की किरण आ रही है अनंत से, ये एक और प्रकाश की किरण आ रही है अनंत से। दो प्रकाश की किरण आई। अब दर्पण का गुण होता है, अगर ये दोनों किरणें आपतित किरणें हैं, और दर्पण का गुण है ये कि अगर आपतित किरण आती है तो वापस उस प्रकाश को क्या कर देता है, परावर्तित कर देता है। अब आप सोचो कैसे परावर्तित करेगा, परावर्तित करेगा। इस दर्पण की सतह कैसी है, ऐसे झुक रहा है ना, ये सोचो ये ऐसे झुक रहा है, तो इस किरण को नीचे धकेलेगा ये। तो ये किरण किस तरफ परावर्तित हो गई, इस तरफ, ये परावर्तित। और ये दर्पण कैसे झुक रहा है, ऐसे ऊपर, ये घूमकर ऐसे ऊपर आ रहा ना, तो ये प्रकाश की किरण को ऊपर धकेलेगा ऐसे। तो देखो ये गई प्रकाश की परावर्तित किरण,
दो आपतित किरणें आई और दर्पण ने दोनों को क्या कर दिया, परावर्तित कर दिया। और ये दर्पण की किरणें, जो परावर्तित किरणें हैं, वो कहां पर मिल रही है, यहां पर। कहां पर मिल रही है, यहां पर। तो ये है दर्पण का मुख्य फोकस। जहां पर परावर्तित किरणें एक दूसरे को काट रही है वहां पर प्रतिबिंब बनेगा और वह कहलाता है दर्पण का मुख्य फोकस। फोकस तो इसको किससे प्रेजेंट करेंगे, एफ से। तो सेकंड पॉइंट क्या हो गया, मुख्य फोकस, मेन फोकस, मेन फोकस। तो एफ से आ रहा है तो इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एफ से। ये दर्पण का ध्रुव, ये दर्पण का फोकस। दर्पण का क्या हो गया, फोकस हो गया। ठीक है, ये थोड़ा सा डायग्राम कंजेस्टेड हो गया, इसको मैं इधर बनाता हूं। कुछ नहीं करना, बस ऐसे कैसे बना रहा हूं, क्योंकि इधर ये शब्दावली आएगी। ये दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जो अंदर की तरफ वक्रित है, और अंदर की तरफ किसका वक्रित होता है, अवतल दर्पण का। ये दर्पण का ध्रुव, इसको किससे रिप्रेजेंट किया, ओ से। ये अनंत से प्रकाश की किरण आई और इधर निकल गई। ये अनंत से प्रकाश की किरण आई और इधर निकल गई। एक बार ये अनंत से प्रकाश की किरण डाली और ये इस तरफ क्या हो गई, परावर्तित हो गई। ये प्रकाश की किरण और ये इस तरफ क्या हो गई, परावर्तित हो गई। तो कहां पर मिल रही है, यहां पर। ये कहलाया दर्पण का मुख्य फोकस। ठीक है, मुख्य फोकस। और इसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एफ से। तो अभी तक तो मैंने दो ही पॉइंट पढ़ा है, एक तो ध्रुव जो दर्पण का मध्य बिंदु है, और एक है फोकस। और फोकस कहां पर बनता है, जहां पर परावर्तित किरणें एक दूसरे को काटती है। फोकस का मतलब इस पर प्रतिबिंब बन रहा है, इस पर क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। और ये प्रकाश की किरणें कहां से आ रही है, अनंत से। अब कोई जरूरी नहीं दो ही किरणें आ रही है, बहुत सारी आ सकती है। ये लो, एक और प्रकाश की किरण आई, कहां से निकली, फोकस से। ये प्रकाश की किरण फोकस से, ये प्रकाश की किरण फोकस से, ये प्रकाश की किरण फोकस से, ऐसे। लेकिन सब कहां मिल रही है, एफ पर। सब कहां मिल रही है, एफ पर मिल रही है। अब देखो तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट यह है कि अगर आप इस दर्पण को एक गोले की तरह आगे बढ़ाओ, इसका एक सर्कल बनाओ ऐसे, इसका हम एक गोला बनाए दर्पण का ऐसे। ये सही नहीं आया गोला, लेकिन ध्यान रखना ऐसे, अगर ऐसा एक गोला बनाए हम दर्पण का ऐसे, तो इस दर्पण का केंद्र बिंदु कहां पर आएगा, यहां पर, यहीं पर आएगा ना। ये हो गया दर्पण का केंद्र बिंदु। अगर इस दर्पण का, ये जो अवतल दर्पण है, इसका हम एक ऐसे सर्कल बनाए, एक ऐसा गोला बनाए, तो इसका केंद्र बिंदु कहां पर आएगा, यहीं पर आएगा ना। ये हमने चेक कर लिया केंद्र बिंदु। और इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र। इसको दर्पण का क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। ये कैसे पता लगाया जाता है, एक गोला बनाकर। हमें एक गोला नहीं बनाना है, बस ये एक पॉइंट डिसाइड करने के लिए बनाना था। तो ये है दर्पण का वक्रता केंद्र। ये दर्पण का वक्रता, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इसको किससे रिप्रेजेंट किया, सी से। किससे रिप्रेजेंट किया, सी से। अब देखो 3 पॉइंट क्लियर हो गए। नेक्स्ट पॉइंट ये है दर्पण का ध्रुव, दर्पण का फोकस और दर्पण का वक्रता केंद्र। अगर इन तीनों को मिला दिया जाए तो एक रेखा तैयार हो जाती है। ये देखो, अगर इन तीनों को मिला दिया जाए तो एक लाइन बन जाती है, एक अक्ष बन जाता है, उसे बोलते हैं मुख्य अक्ष। उसे क्या बोलते हैं, फोर्थ, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। मुख्य अक्ष, जैसे क्वेश्चन आया ना, मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, वह काल्पनिक रेखा, सुनना ध्यान से,
वह काल्पनिक रेखा जो दर्पण के ध्रुव, दर्पण के मुख्य फोकस और दर्पण के वक्रता केंद्र को जोड़ती है। यानी कि दर्पण के ध्रुव, दर्पण के फोकस और दर्पण के वक्रता केंद्र को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा कहलाती है मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। तो 4 पॉइंट क्लियर कर लिए हमने। ये चीजें काम आएगी बाद में, इसलिए बता रहा हूं। ये ध्रुव, मुख्य फोकस, वक्रता केंद्र और मुख्य अक्ष, ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया। अब देखो ये दर्पण का वक्रता केंद्र है, ये दर्पण का क्या है, वक्रता केंद्र। तो आप अगर इसको हम एक ऐसा गोला माने, जैसे मान लो, वापस बनाता हूं एक बार, इसको हम क्या माने, ऐसे एक गोला माने ऐसे, तो ये दर्पण की त्रिज्या भी हो गई। समझ में आ रही है ना बात? कोई भी अगर हम सर्कल बनाते हैं ऐसे, तो केंद्र बिंदु से लेकर परिधि तक की दूरी क्या होती है, त्रिज्या ही होती है, उस सर्कल की रेडियस ही होती है। तो अगर इसको मैं पूरा गोला माने, इसको दर्पण का वक्रता केंद्र माने, तो ये दूरी, ये ध्रुव से लेकर केंद्र तक की दूरी क्या कहलाई, केंद्र तक की दूरी क्या कहलाई, ये कहलाई वक्रता त्रिज्या। और वक्रता जो शब्द आ रहा ना बार बार, वक्रता का मतलब है घूमा हुआ, क्योंकि ये दर्पण घूम रहा है ना आपका, कर्व, इंग्लिश में वक्रता बोलते हैं कर्व। तो दर्पण क्या कर्व है, इसमें कर्वनेस है, ये घूम रहा है ना, इसलिए इसको वक्रता बोल रहे हैं, वक्रता केंद्र। तो ये दूरी जो मैं डैश डैश कर रहा हूं, समझना ध्यान से, ये जो दूरी है ये वाली, ये कौन सी दूरी है, ये वाली दूरी, बताओ, ये वाली दूरी है वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। तो 5वां पॉइंट हो गया वक्रता त्रिज्या, और इसको डिनोट करते हैं रेडियस, रेडियस का मतलब त्रिज्या। तो इसको किससे प्रदर्शित करेंगे, आर से। किससे प्रदर्शित किया, आर से। मतलब ओ, ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट ओ है ना, ये पॉइंट ओ है। तो ओसी दूरी क्या है, ओसी दूरी क्या है, ओसी दूरी वक्रता त्रिज्या, ओसी दूरी क्या है, वक्रता त्रिज्या, ओसी दूरी वक्रता त्रिज्या। और इसको किससे डिनोट कर रहे हैं, कैपिटल आर से। अब आप देखो जो OF दूरी है, मतलब ध्रुव से लेकर फोकस तक की दूरी, इसे बोलते हैं फोकस दूरी। ये वाली, ये जो दूरी है ना, O से लेकर ये F तक की दूरी, ये वाली दूरी कौन सी दूरी है, जो O से लेकर कहां तक है, F तक, इसे बोलते हैं फोकस दूरी। क्या बोलते हैं इसको, फोकस। जहां पर फोकस बन रहा है ना, तो इसको बोल दिया फोकस दूरी। इंग्लिश में बोलते हैं फोकल लेंथ, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एफ से, क्योंकि कैपिटल एफ तो फोकस आ गया, तो इसको डिनोट करेंगे हम किससे, स्मॉल एफ से। तो ये हो गई फोकस दूरी। अब ये ध्यान रखना आप, जो फोकस दूरी है ना, वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है हमेशा। मतलब O और F तक की दूरी, F और C तक की दूरी दोनों आधी आधी है। ये दूरी और ये दूरी दोनों बराबर है। देखो OF और FC बिल्कुल बराबर। तो आप कह सकते हो ना, ये पूरी दूरी तो क्या है, OC दूरी क्या है, वक्रता त्रिज्या। तो त्रिज्या फोकस दूरी की डबल होती है, त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है, डबल। ये बाद में हम एक प्रमेय के रूप में सिद्ध करेंगे इसको, मैं एक प्रमेय करवाऊंगा, उसमें ये करवाऊंगा कि सिद्ध कीजिए कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये हम करेंगे बाद में, लेकिन वो आपको दिख भी रहा है। देखो ये दूरी और ये दूरी आधी आधी है, मतलब ये बराबर है। तो अगर इस पूरी दूरी में से मैं इतना सा काट दूं तो आधी हो गई ना। तो आप कह सकते हो सर जो वक्रता त्रिज्या है, जो आर है, वो इस एफ की डबल है, स्मॉल एफ की क्या है, डबल है। तो ध्यान रखना, इससे फॉर्मूला बन जाता है ऐसे कि आर इक्वल टू एफ। आर का मतलब वक्रता त्रिज्या, स्मॉल एफ का मतलब फोकस दूरी। आर फोकस दूरी की क्या होती है, डबल होती है। इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हो, स्मॉल एफ आर बाई टू, आर बाई टू। मतलब फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। ये लो, इतनी सारी बातें हमने इस दर्पण के लिए पढ़ी। अब नेक्स्ट बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात पढ़ना, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये दर्पण का पॉइंट है ना, ये भी दर्पण का पॉइंट है, मतलब ये एंडिंग पॉइंट है, ऊपर से ये दर्पण का एंडिंग पॉइंट है। इसको हटा दो, देखो ये पॉइंट, इसको बोलते हैं एम एन, इस पॉइंट को एम, इस पॉइंट को एन। और ये जो एम एन है ना, इनको बोलते हैं दर्पण के द्वारक। द्वारक का मतलब द्वारपाल। पहले आपने सुना होगा
जो राजाओं के महल होते थे ना, एक कोने पर एक द्वारपाल खड़ा रहता था, इस कोने पर दूसरा द्वारपाल खड़ा रहता था। तो दर्पण के भी दो गार्ड हैं, दो द्वारपाल है, एम और एन। देखो नेक्स्ट 7वां पॉइंट क्या है, दर्पण के द्वारक, इनको अपर्चर बोलते हैं इंग्लिश में। हाँ, दर्पण के द्वारक एमएन। अब ध्यान समझना, ये जो दर्पण के द्वारक है, इनको दर्पण का व्यास भी माना जाता है। दर्पण का व्यास कैसे, जैसे मान लो आप इसको एक ऐसे सर्कल के रूप में बढ़ाओगे वापस, तो ये दर्पण का ऐसे व्यास हो गया ना। जैसे मान लो एक गोला है, ये क्या है, गोला। समझना ध्यान से, ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा माइंड खर्च करोगे इस पॉइंट के ऊपर। ये एक सर्कल है, ठीक है, और इसको यहां से काट दिया हमने, ये काट दिया ऐसे। एक बार सोचो, तो इसको एम मान लिया, इसको एन मान लिया, इसको ओ पॉइंट मान लिया, मतलब ये दर्पण हो गया। ये क्या हो गया, दर्पण। तो इसको हम क्या मान सकते हैं, व्यास मान सकते हैं ना, ऐसे इसको व्यास मान लेंगे ना, ठीक है। इसको ये व्यास से तो हुआ, तो एम एन क्या हो गया, व्यास। और व्यास किसे कहते हैं, दर्पण के केंद्र से गुजरने वाली जो लाइन है वो व्यास होती है। बाकी ये व्यास थोड़ी हो सकती है, ये व्यास नहीं है, ये तो जीवा है। केंद्र से निकलने वाली लाइन क्या होती है, गोले में से, उसे हम क्या बोलते हैं, व्यास। तो आप कह सकते हो अगर इसको एक गोला बनाए तो ये क्या है, एम और एन। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है। थोड़ा सा कंफ्यूजन ये है कि अगर देखो मैं इसको सर्कल बनाऊं तो आपका व्यास तो ये रहा और त्रिज्या ये रही। आप कहोगे सर त्रिज्या तो बड़ी है, जबकि त्रिज्या व्यास की क्या होती है, आधी होती है। त्रिज्या व्यास की क्या होती है, आधी होती है। लेकिन नियम के अनुसार इस दर्पण वाले चैप्टर में, ओनली दर्पण के लिए हमें ये समझना पड़ेगा, हमें ये मानना पड़ेगा कि व्यास यहाँ पर त्रिज्या से क्या है, कम है। उल्टा है यहाँ पे, व्यास क्या, देखो व्यास तो यही हुआ ना, गोला यही थोड़ी है। अगर आप इसको एक पूरा गोला बनाओगे तो व्यास तो ये हुआ, तो ये तो त्रिज्या का डबल हो गया। जबकि व्यास में किसको मान रहा हूं, इसको। लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा, ये हमें मानना पड़ेगा कि गोलीय दर्पण में, ओनली गोलीय दर्पणों की बात है, गोलीय दर्पण में जो इसका व्यास है, जो इसका द्वारक है, वो त्रिज्या से क्या होता है, छोटा होता है। और ये कौन से गोलीय दर्पणों की बात है, जिनमें वक्रता बहुत कम होती है। वक्रता कम होने का मतलब ये है, जैसे मान लो ये तो बहुत ज्यादा ऐसे घूम रहा है, ये है, तो इसका व्यास यही तो एम और एन। एक ऐसा गोलीय दर्पण जिस इसमें देखो कितनी वक्रता ज्यादा है, वक्रता मतलब कितना घूम रहा है। एक मैंने ऐसा दर्पण बनाया ऐसा, अब इसका व्यास तो यही हुआ ना, एम और एन। अगर इसको मैं पूरा गोला बनाऊं तो इसका व्यास तो बिल्कुल फिट बैठ गया, ये तो सही है। समझ में आ रही बात। अगर आपने दर्पण में बहुत ज्यादा वक्रता है तब तो ये व्यास सही आ जाएगा, तब तो ये व्यास त्रिज्या का डबल ही रहेगा। लेकिन सोचो एक ऐसा दर्पण जिसमें वक्रता बहुत कम है, ये कम घूम रहा है, ऐसा लग रहा है सर ये तो सीधा सही है, ये तो कैसा है। तो सोचो अगर आप इसको गोला बनाते हो तो बहुत आगे तक जाएगा, तो इसका व्यास तो यहां होना चाहिए ना। तो मैं बात कर, अब समझ लेना ध्यान से, कौन से गोलीय दर्पणों का व्यास त्रिज्या से कम होता है, उन गोलीय दर्पणों का व्यास त्रिज्या से कम होता है, उन गोलीय दर्पणों का व्यास त्रिज्या से कम होता है जिनमें वक्रता बेहद कम होती है, वक्रता बहुत कम होती है। जिन गोलीय दर्पणों में वक्रता बहुत ज्यादा है उनमें तो व्यास में कोई दिक्कत नहीं है, वो तो त्रिज्या का डबल है। लेकिन वे गोलीय दर्पण जिनकी वक्रता कैसी होती है, कम होती है, वक्रता कैसी होती है, कम होती है, उनका व्यास त्रिज्या का क्या होता है, कम होता है, मतलब त्रिज्या से कम होता है। और ऐसे दर्पणों को, ऐसे गोलीय दर्पणों को कहा जाता है परावलय दर्पण। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, ऐसे दर्पणों को क्या बोला जाता है, परावलय दर्पण। पैराबोलिक मिरर, पैराबोलिक मिरर। देखो नॉर्मल अगर आप देखोगे ना गोलीय दर्पण जिसमें बहुत ज्यादा वक्रता है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो बिल्कुल सीधा सा है जिनमें वक्रता कम है उनका व्यास कम होता है। और ऐसे दर्पणों को क्या बोलते हैं, पैराबोलिक मिरर, यानी कि परावलय दर्पण। ठीक है, आ गई बात समझ में। अब दो तीन बातें और पढ़नी है इसके लिए। दो तीन बातें क्या है, देखो एक क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है, कई बार आता भी है कि परावलय दर्पण किसे कहते हैं, तो कह देना
वे दर्पण जिनमें वक्रता बहुत कम होती है, जिनका व्यास त्रिज्या से कम होता है, परावलय दर्पण कहलाते हैं। और परावलय दर्पण कहां पर काम में लिए जाते हैं? इनका उपयोग होता है सूर्य के प्रकाश के लिए। जैसे मान लो आपको सनलाइट इकट्ठी करनी है तो छोटे मोटे दर्पण काम नहीं आ सकते, उनमें बड़े बड़े दर्पण चाहिए। बहुत बड़ा गोला बनेगा ना जाके ऐसे, तो बड़े दर्पण तो वही बन सकते हैं जिनमें वक्रता कम है। जो पहले ही घूम गया वो तो छोटा सा सर्कल बनेगा। जिनमें वक्रता बिल्कुल कम है वो बड़े मिरर होते हैं, परावलय होते हैं। वे सूर्य के प्रकाश को ढंग से क्या कर सकते हैं? अभिसारित कर सकते हैं, कन्वर्जेज कर सकते हैं। तो अब ध्यान रखना, नेक्स्ट पॉइंट ये है, 7 पॉइंट हो गए ना? ओके, जो अवतल दर्पण है, ये डायग्राम किसका है? अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अवतल दर्पण को, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अभिसारी का मतलब इकट्ठा करना। अभी से नोट कर लो, कंफ्यूज हो जाओगे बाद में। 2 शब्द आएंगे, एक तो अपसारी, एक अभिसारी। तो अभिसारी, अभिसारी, अभिसारी का मतलब इकट्ठा करना। तो बताओ, अवतल दर्पण इकट्ठा नहीं कर रहा? इकट्ठा ही तो कर रहा है। यह आपतित किरण आई एक जगह, यह आपतित किरण, तो परावर्तित किरणों को एक जगह इकट्ठा नहीं कर रहा क्या? इतनी आपतित आई, सबको एक पॉइंट पर इकट्ठा कर दिया। तो वह दर्पण जो प्रकाश की परावर्तित किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा करता है या अभिसारित करता है, ऐसा दर्पण अभिसारी दर्पण कहलाता है। और अभिसारी दर्पण कौन सा होता है? अवतल दर्पण। तो एग्जामिनर क्या कंफ्यूज करता है, बहुत बार कंफ्यूज करता है। अवतल दर्पण की जगह क्या दे देता है? अभिसारी दर्पण दे देता है। समझ लेना, जो प्रकाश की किरणों को एक जगह इकट्ठा करे। एक तो ये क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और है, अग्र विलेपित दर्पण। एक क्वेश्चन आ जाएगा, अग्र विलेपित दर्पण। अब अग्र विलेपित दर्पण किसे कहते हैं? ध्यान देना, अग्र विलेपित दर्पण कौन सा होता है? अग्र विलेपित दर्पण वह दर्पण होता है, होगा तो अवतल ही, होगा तो अवतल ही। लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे मान लो ये अवतल दर्पण है और ये परावर्तक पृष्ठ है। ये क्या है? परावर्तक पृष्ठ, क्योंकि परावर्तक पृष्ठ बाईं तरफ रहेगा, तो ये परावर्तक पृष्ठ है। ठीक है। अब इस तरफ क्या होता है? कलर। इस तरफ क्या हो रहा है? कलर। तो अग्र विलेपित दर्पण वे दर्पण होते हैं, वे अवतल दर्पण होते हैं जिनमें ये जो पॉलिश हो रही ना, ये जो कलर वाला, ये कलर किसका हो रहा है? या तो एल्यूमिनियम का या चांदी का, सिल्वर का। तो ये कलर बाहर की तरफ नहीं होता, ये कलर इसके अंदर होता है। जैसे मान लो ये अवतल दर्पण, अब इसके बाहर कलर होगा ना, ये तो परावर्तक पृष्ठ है, इधर तो सोच नहीं मत, इधर तो परावर्तक पृष्ठ है। कलर ये जो इधर वाली साइड है ना, इस पर कलर होगा, लेकिन कलर बाहर नहीं होगा, उस साइड के अंदर की तरफ। जैसे मान लो, मैं समझाता हूं, ये है ना, ये इसको आप कलर वाली साइड मान लो परावर्तित सतह इसके थोड़ी सी इधर है। परावर्तित सतह क्या है? चलो ऐसे समझो आप। तो देखो, ध्यान दो, ये सतह तो कौन सी सतह है? परावर्तित सतह, मतलब इधर से प्रकाश आएगा। ये सतह कौन सी सतह है? जिधर हम क्या करेंगे? पॉलिश। लेकिन नॉर्मल हम क्या करते हैं, कोई सा भी दर्पण होता है, चाहे अवतल उत्तल, बाहर की तरफ कलर करते हैं। लेकिन अग्र विलेपित दर्पण वो दर्पण होते हैं जिनमें परावर्तित सतह की बात नहीं कर रहा मैं, जो कलर वाली सतह है उनमें बाहर कलर नहीं होता, उनकी अंदर वाली सतह पर यहां कलर होता है। बाहर नहीं कर रहे कलर, यहां कलर करके उसको परावर्तित सतह से अटैच हो गया। ये लो, अब ये कलर इस तरफ नहीं है, कलर बीच में आ गया। समझ में आ रहा ना? तो वे दर्पण, वे अवतल दर्पण कौन से दर्पण होते हैं? अग्र विलेपित दर्पण। कौन से दर्पण होते हैं? अग्र विलेपित दर्पण। ठीक है, ये हो गया अग्र विलेपित दर्पण। अब देखो, ये जितने भी गुण आपने किसके लिए पढ़े? अवतल दर्पण के लिए पढ़े। ये कि यही गुण किसके लिए आते हैं? ये कि यही गुण आएंगे उत्तल दर्पण के लिए। किसके लिए आएंगे? उत्तल। देखो कैसे, उत्तल का डायग्राम कैसे बनेगा? ये उत्तल दर्पण, ये उत्तल दर्पण। थोड़ा सा इधर बना लेता हूं, ये उत्तल दर्पण, इसमें इधर कलर होता है, क्योंकि वह दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो, जो बाहर की तरफ वक्रित हो, कौन सा दर्पण कहलाता है? उत्तल। अब ये दर्पण का कौन सा पॉइंट है? ये ध्रुव वाला पॉइंट है। ये दर्पण का फोकस पॉइंट और ये दर्पण का वक्रता
गोला बनाओगे तो यहाँ पर केंद्र आएगा, तीनों को मिलाने वाली लाइन मुख्य अक्ष, तो ये O है, ये F है और ये C है। बस ध्यान रखना, नोटिस कर लेना, इसमें ये लाइन इधर आएगी। क्यों? क्यों? क्योंकि ये अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, और वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के अंदर नहीं बनते, दर्पण से बाहर बनते हैं, दर्पण से बाहर। अगर ये लाइन इधर आती ना तो समझ लो दर्पण के अंदर प्रतिबिंब बन रहा है, लेकिन अवतल दर्पण कौन से प्रतिबिंब बनाता है? वास्तविक, वास्तविक बाहर बन रहे हैं ना। लेकिन ये कौन सा दर्पण है? उत्तल। और उत्तल दर्पण कौन से प्रतिबिंब बनाता है? ये बनाता है आभासी, दर्पण के अंदर बनेंगे, दर्पण के अंदर बनेंगे। देखो कैसे, मान लो अनंत से प्रकाश की किरणें डाली, ऐसे अनंत से प्रकाश की किरणें डाली, और दर्पण का गुण होता है किरण आएगी तो परावर्तित करेगा। तो इस दर्पण में हमने ये देखा था कि ऐसे झुक रहा था तो इसने नीचे धकेल दिया, इधर ऐसे ऊपर उठ रहा था तो ऊपर धकेल दिया, लेकिन ये तो इधर घूम रहा है, ये इधर घूम रहा है, ना तो इसको ऊपर से नीचे धकेला जाएगा ना नीचे से ऊपर धकेला जाएगा। तो इसमें क्या होगा, ये किरण आई और ये इस तरफ परावर्तित हो गई, ये किरण आई और ये इस तरफ परावर्तित हो गई। तो ये प्रकाश की किरणें तो कहीं पर भी नहीं मिलेगी, ये तो कहीं पर भी नहीं मिलने वाली। तो हम क्या करेंगे, इनको ऐसे आगे की तरफ बढ़ाएंगे, ऐसे इन प्रकाश की किरणों को ऐसे आगे की तरफ बढ़ाओगे ना तो ये कौन से पॉइंट पर मिल जाएगी? ऐप पर मिल जाएगी, और वही दर्पण का मुख्य फोकस कहलाएगा। बस इन दोनों दर्पणों में इतना सा फर्क है कि ये प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करता है और ये प्रकाश की किरणों को फैला रहा है। देखो, प्रकाश की आपतित किरण आई, एक जगह इकट्ठा किया, प्रकाश की आपतित किरण आई, फैला दिया। ये तो हमें ऐसा लग रहा है कि अंदर जाके मिल रही है, इतना सा ही फर्क है। ये वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, ये आभासी। ये प्रकाश की किरणों को अभिसारित करता है और ये प्रकाश की किरणों को अपसारित। कई बार स्टूडेंट इस शब्द में भी कंफ्यूज होते हैं, अपसारी। तो अब उत्तल दर्पण को कौन सा दर्पण बोलते हैं? अपसारी दर्पण। अपसारी का मतलब होता है फैलाना, अपसारी का मतलब फैलाना, और अभिसारी का मतलब इकट्ठा करना। बस इस चीज का ध्यान रखना, इसमें प्रतिबिंब इधर बनेंगे बाहर, इसमें अंदर बनेंगे। ये प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करता है तो इसको अभिसारी दर्पण कहते हैं, ये प्रकाश की किरणों को फैलाता है तो इसको अपसारी दर्पण कहते हैं। बाकी ये जो नियम है ना, ये दर्पण का ध्रुव, मुख्य फोकस, वक्रता केंद्र, मुख्य फोकस, ये जितने इसके लिए अप्लाई हो रहे हैं वो के वो इसके ऊपर अप्लाई होने वाले हैं, और कोई फर्क नहीं। ये लो, ये गोलीय दर्पण का जितना भी मुख्य निचोड़ता मैंने समझा दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। आसानी से वीडियो पॉज कर करके आप इनको समझ सकते हो, देख सकते हो। तो आज के लेक्चर में तो हम इतना ही पढ़ेंगे। अब जब भी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पणों के द्वारा प्रतिबिंबों का निर्माण करना। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।